हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला हेडिंग है इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। ओके, आइए पहले समझते हैं कि इक्विलिब्रियम कोई सिस्टम कब होगा। जब किसी सिस्टम पे लगने वाले सारे फोर्स, ओके, उनका नेट फोर्स जो है, सभी फोर्सेस का जो हम लोग नेट फोर्स फाइंड करेंगे वो जीरो हो जाए, तब हमारा सिस्टम कैसा होगा, इक्विलिब्रियम होगा। कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में। जब सिस्टम पे लगने वाले सभी फोर्सेस का हम लोग नेट फोर्स फाइंड करेंगे, यदि वो जीरो हो गया तो सिस्टम कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स कह लें या हम रिजल्टेंट कह लें, ठीक है। रिजल्टेंट इज इक्वल टू जीरो। तो यदि आपका x में रिजल्टेंट है या y में रिजल्टेंट है, वो भी क्या होगा, जीरो होगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका फोर्स है, मान लीजिए F1x x के डायरेक्शन में है, F2x प्लस F3x प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू जीरो। ओके, इसी तरीके से यदि ry आपका जीरो है तो हम क्या लिख सकते हैं, F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, ए बॉडी एक्टेड upon by a body acted upon by three given forces are under equilibrium, okay, if mod of vector F1 is equal to 10 Newton and mod of vector F2 is equal to 6 Newton. Okay, find the angle theta and magnitude of F3 vector as shown in figure. ठीक है, as shown in figure। चलिए, आपको फिगर कुछ ऐसा गिवन है बेटा, ये है आपका F3, ये है आपका F1, ये है आपका F2। ओके, ये एंगल आपको गिवन है 37 डिग्री, ये एंगल आपको गिवन है थीटा। ओके, और ये F3 है, तो हमें क्या फाइंड करना है, ये एंगल थीटा फाइंड करना है और ये फोर्स F3 का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ओके, जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो आप लोग क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिया, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, इस सिस्टम पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो क्या है, होगा जीरो होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि अंडर इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसका कंपोनेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, इसी तरीके से सारे फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे। फिर
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का सम इज इक्वल टू 0 कर देंगे और वर्टिकल कंपोनेंट का सम इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। ओके, चलिए बेटा, तो आप बोलोगे सर ये है, देखिए थीटा से बगल वाला साइड, तो ये हो जाएगा F1 cos 37, कंपोनेंट निकालना तो आपको आता ही है। ये आपका हो जाएगा F1 sin 37, अगर नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियो में जाइए और सीख लीजिए। F2 का कंपोनेंट इस तरफ क्या आएगा बेटा, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, F2 cos थीटा। आप लोग सोल्यूशन अलग कीजिएगा, इसी क्वेश्चन में इसका सोल्यूशन मत कीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर बाद में रिवीजन के समय आपको प्रॉब्लम आएगी। इस तरफ क्या आएगा F2 sin थीटा, ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर ही है, इसका कोई कंपोनेंट ही नहीं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है तो इसको ऐसे रहने देते हैं, इसका कंपोनेंट कोई कंपोनेंट नहीं। अगर कंपोनेंट निकालेंगे तो F3 cos 90 क्या होता है 0, ओके, और इस तरफ F3 sin 90, ओके, तो ये इसी डायरेक्शन में होगा, राइट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। आइए अब हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपनी कौन कौन सी फोर्सेस हैं। तो आप बोलोगे सर एक फोर्स है F1 sin 37 और दूसरा फोर्स है F2 sin थीटा, तो इसको कंपेयर करेंगे तो हम लिखेंगे F1 sin 37 इज इक्वल टू F2 sin थीटा। किसी को प्रॉब्लम है कि सर इन सभी का सम इज इक्वल टू 0 करें, तो बेटा इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो किसी एक को माइनस ले लीजिएगा और सम इज इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, तब भी आपका यही आएगा, राइट ना। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि sin 37 कितना होता है, बोल बेटा sin 37 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, तो 3 के सामने 37, तो 3/5, ओके, F2 इंटू साइन थीटा। क्या आपको F1 और F2 गिवन है, यस, क्वेश्चन में गिवन है। F1 का मैग्नीट्यूड है 10, तो इंटू 3/5, F2 कितना गिवन है 6 इंटू साइन थीटा, 5 2 जा 10, 3 2 जा कितना हो गया 6 इज इक्वल टू 6 साइन थीटा, बेटा 6 इज इक्वल टू 6 साइन थीटा। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया 6/6, कितना आ गया बेटा 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स कि थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री आ गया बेटा, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री आ गया, राइट ना। तो जैसा ये फिगर दिया है, एक्चुअल में फिगर दूसरी तरह होगा, बट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 90 डिग्री आ गई, ओके। अब वर्टिकल डायरेक्शन की जो फोर्सेस हैं उसको कंपेयर करते हैं। तो देखिए इस तरफ ऊपर की तरफ आपके पास दो फोर्स हैं, F1 cos 37, F2 cos थीटा, इसको हम ऐड कर लेंगे इज इक्वल टू F3। तो यदि आप वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को कंपेयर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा F3 इज इक्वल टू F2 cos थीटा प्लस F1 cos 37, F1 cos 37, राइट। तो बेटा F2 की वैल्यू कितनी है 6, थीटा कितना है आपके पास 90, यहाँ पे रखिए cos 90, F1 कितना है, F1 है 10, cos 37 कितना होता है 4/5, cos 37 कितना होता है 4/5, तो ये तो 0, cos 90 क्या होता है 0, 6 इंटू 0, 5 2 जा 10, 4 2 जा कितना आ गया 8, तो 0 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 8 न्यूटन। लीजिए आपका आंसर आ गया, ठीक है। आपको यही फाइंड करना था, F3 का मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ए पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम a particle is in equilibrium under the presence of four forces, as shown in figure।
फाइंड F1 एंड F2, F1 एंड F2। ठीक है, आइए आपको फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। फिगर कुछ ऐसा गिवन है आपको, इस डायरेक्शन में जो है आपका है F1, ओके, इस डायरेक्शन में है आपका 1 न्यूटन का फोर्स, ये एंगल है 45, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा बेटा 45। ये 2 न्यूटन का फोर्स है, ये एंगल भी है आपका 45, और इस डायरेक्शन में क्या है F2। हो गया, इस डायरेक्शन में क्या होगा बेटा F2, सॉरी F2। ठीक है, 4 फोर्सेस हो गए, F1 F2 2 न्यूटन 1 न्यूटन। तो ये सभी कैसा है इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर सोल्यूशन करते हैं हम लोग। चलिए नोट कर लिया, अब आगे देखते हैं। इसमें हम कंपोनेंट निकालते हैं बेटा। सबसे पहले 1 न्यूटन का कंपोनेंट निकालते हैं। ये तो 45 डिग्री है, चाहे इधर निकालो कंपोनेंट चाहे उधर, sin 45 cos 45 तो सेम ही होता है। तो इस तरफ मैं लिख रहा हूँ 1 cos 45 डिग्री, राइट, और इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा 1 sin 45 डिग्री बेटा, राइट। इसी तरीके से 2 का कंपोनेंट इस तरफ क्या आ जाएगा 2 cos 45 डिग्री, इस तरफ आ जाएगा 2 sin 45 डिग्री। कंपोनेंट हो गया। F2 का तो इसी लाइन पे रहेगा, ओके, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है। आइए अब वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जितने फोर्सेस हैं सबको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में 2 फोर्सेस हैं, एक है F1 और 1 cos 45, तो इसको हमने प्लस कर लिया, इज इक्वल टू उस डायरेक्शन में 2 sin 45। चलो इसकी वैल्यू रखते हैं सब। cos 45 की वैल्यू 1/√2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, √2 बच गया। तो F1 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू √2, इसको उस तरफ ले जाएंगे, F1 इज इक्वल टू √2 माइनस 1/√2। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो √2 इंटू √2 माइनस 1/√2, फाइनली 1/√2 आ गया। कितना आ गया 1/√2 आ गया, F1 आ गया। तो अब इसको कंपेयर कर लीजिए, वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस, आपका F2 आ जाएगा। देखिए F2 नीचे की तरफ है, बाकी 2 फोर्सेस ऊपर की तरफ है, तो आपका F2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री, राइट। तो 1 इंटू 1/√2 प्लस 2 इंटू 1/√2, तो फाइनली आंसर आ जाएगा बेटा √2 एलसीएम, तो 1 प्लस 2/√2 कितना आ जाएगा 3/√2, कितना आ जाएगा 3/√2 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए नोट कर लीजिए, तो F2 की वैल्यू आ गई 3/√2 न्यूटन। ओके, चलिए बेटा आगे चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम आते हैं तो सबसे पहले सभी फोर्सेस का कंपोनेंट निकालो और नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो सभी लोग, पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले 1-2 लाइन लिखते हैं एज ए डेफिनेशन। वंस you have to specify, yeah, you want to specify the position of
पोजीशन ऑफ a particle, then you have to a reference point and this reference point is called origin. क्या कहलाता है बेटा? ओरिजिन कहलाता है. ओके, पोजीशन वेक्टर स्पेसिफाई पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल in space with respect to origin. ओके, किसके रिस्पेक्ट में बात करता है बेटा? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में. ठीक है, चलिए देखते हैं. ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट. देखिए बेटा, यदि आपको किसी पार्टिकल की पोजीशन, ठीक है, कोई स्पेसिफाई करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, और उस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं. और पोजीशन वेक्टर जो होता है आपका पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन स्पेस रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफाई करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. मान लीजिए कि आपके पास पॉइंट पी यहाँ पे है, ठीक है. इस पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर लिखना है, राइट. इस पॉइंट का क्या लिखना है बेटा? पोजीशन वेक्टर, ठीक है. तो यहाँ पे आपका ओरिजिन होता है 0,0. ये डिस्टेंस हमने x मान लिया है, ठीक है. ये आपका y है. तो इस डायरेक्शन में आपका पोजीशन वेक्टर होगा, और हम इसको r वेक्टर से डिनोट करेंगे. किससे डिनोट करेंगे बेटा? r वेक्टर से डिनोट करेंगे, ठीक है. ये आपका x है इस तरफ. तो अगर हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? xi कैप, राइट. और ये क्या हो जाएगा? yj कैप. अगर वेक्टर रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये yj कैप, राइट. तो आप जानते हो कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि ये जो अपोजिट ऑर्डर में वेक्टर है, बाकी दो सेम ऑर्डर में है, उनके सम के क्या होता है? इक्वल होता है. तो हम यहां से लिख सकते हैं कि r वेक्टर इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप. आप ये समझ गए होंगे मैंने आई कैप क्यों लिखा है? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर आई कैप होता है. ओके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो प्लस आई कैप. इसी तरीके से वाई एक्सिस के अलोंग जो आपका यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप होता है. तो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. ये आपका हो गया पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बेटा. ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा. यदि आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालना हम ऑलरेडी जानते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यदि आपको आर कैप निकालना है तो हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर. तो आपका हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइडेड बाई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, नोट कर लीजिए. ओके, इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको पोजीशन वेक्टर. नोट कर लिया? चलो आगे चलते हैं. ये बेटा आपका यहाँ पे फिगर गिवन है. ये पॉइंट है, मान लीजिए 2,3 है. ठीक है, ये पॉइंट बी है, माइनस प्लस होता है ना, तो -3,4 मान लीजिए. ये पॉइंट सी है, -5,-4 मान लीजिए. और ये पॉइंट डी है 3,
चलिए -5 मान लीजिए, ऐसे हमने मान लिया, ठीक है। पॉइंट है, आपको फाइंड करना है, फाइंड सबसे पहले आर ए वेक्टर, इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। उसी तरीके से पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर, एंड यूनिट वेक्टर भी फाइंड कर लीजिए आप, आर ए कैप, आर बी कैप, आर सी कैप और आर डी कैप, ठीक है ना। ये आपको फाइंड करना है बेटा, इसको नोट कर लीजिए, फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने अभी पढ़ा कि किसी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है, तो हम जानते हैं कि आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो इसी तरीके से इसका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना हो जाएगा बेटा, आप बोलोगे सर 2i कैप, x में 2 गया है तो 2i कैप, और y कोऑर्डिनेट y में 3 गया है तो 3j कैप, सिंपल। ओके, पहले लिख लीजिए, फिर बाद में यूनिट वेक्टर भी फाइंड कर लेते हैं। इसी तरीके से आपका rv वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, देखिए v वेक्टर है तो x में -3 है तो -3i कैप, y में 4 है, y में 4 है, ये x, y होता है ना, राइट। और इसकी पोजीशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो 3i कैप प्लस 4j कैप। आप लोगों को समझ आ गया होगा हम इसको कैसे लिख रहे हैं। देखिए ये माइनस माइनस है तो ये हो गया -5i कैप -4j कैप। इसी तरीके से आपका आर डी वेक्टर 3i कैप और -5j कैप हो गया, राइट। और इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप बोलोगे सर यूनिट वेक्टर निकालना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। आर ए वेक्टर क्या हो जाए, आर ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर ए वेक्टर, तो आर ए वेक्टर तो यही है 2i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 कितना हो गया बेटा 13, 2i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय रूट में 13, डिवाइडेड बाय रूट में 13। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। इसी तरीके से आर बी वेक्टर फाइंड करना है तो मैं डायरेक्ट कर दूं -3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय रूट में -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का रूट कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। इतना मैथमेटिक्स तो आपको आती होगी यार, इतना तो बेसिक है, एक्सपर्ट हो जाइए थोड़ा बहुत आप लोग भी। और वैसे ऑलरेडी आप लोग एक्सपर्ट हो ही, इसमें कोई शक वाली बात थोड़ी है यार। -5i कैप -4j कैप डिवाइडेड बाय रूट में -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये 25 और 16 कितना हो गया, 25 और 16 हो गया 41। ओके, 6 5 11 2 1 3 4 41 41, तो -5i कैप -4j कैप डिवाइडेड बाय रूट में 41, लाइक दिस आर डी का कैप, आर डी कैप। तो ये 3i कैप -5j कैप डिवाइडेड बाय रूट में 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 25, 25 9 कितना हो गया 34, तो ये जाएगा 3i कैप -5j कैप डिवाइडेड बाय रूट में 34। हमने इन सभी जो यहाँ पे पॉइंट है, इन सभी पार्टिकल की हमने क्या लिख लिया, पोजीशन वेक्टर को लिखा और उसका यूनिट वेक्टर भी फाइंड कर लिया बड़े आराम से। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, फिर बेटा आगे चलते हैं। देखिए ये जैसे अभी हमने पढ़ा पोजीशन वेक्टर, तो आई कैप और जे कैप आया तो पोजीशन वेक्टर वो क्या था 2D था। इसी तरीके से यदि पोजीशन वेक्टर इन 3D आ जाए तो आपको चिंता करने वाली बात नहीं है बेटा। पोजीशन वेक्टर इन 3D आ जाए तो आप बोलोगे सर आर वेक्टर हो जाएगा अपना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, जेड की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है के कैप, तो जेड के कैप, और मॉड ऑफ आर क्या हो जाएगा अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। यदि आपको इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप
प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बेटा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए बेटा नोट कर लिया आपने, चलो नेक्स्ट लिखिए एडिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, चलिए इसका डेफिनेशन लिखिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द वेक्टर displacement vector is the vector joining from joining initial position to final position। joining initial position to final position बेटा, final पोजीशन। ओके, चलिए चलिए स्टार्ट करें। मान लीजिए कि ये आपका एक्सिस है और यहाँ पे दो पॉइंट हैं आपका, एक है पॉइंट ए और ये पॉइंट है बी। कोई पार्टिकल ए से बी की तरफ गया, ठीक है, ए से बी की तरफ गया बेटा, ठीक है। अरे भाई रे जो जा, ए से बी की तरफ गया। अब हम जानते हैं कि इस पॉइंट का हमको पोजीशन वेक्टर तो लिखना पहले से ही आता है, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर तो लिखना पहले से ही आता है। इसको हम ओ मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं R1 वेक्टर, तो ये अपना हो जाएगा R2 वेक्टर, ठीक है, और उसको ए बी वेक्टर रहने देते हैं, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आप जानते हैं कि ये R1 और AB सेम ऑर्डर में है तो R2 के सम के इक्वल हो जाएगा। तो R2 वेक्टर इज इक्वल टू लिखेंगे हम R1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर। ये कैसे लिख दिया हमने? अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, ये दोनों सेम ऑर्डर में है और ये अपोजिट ऑर्डर में है, तो R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 प्लस AB वेक्टर। यहां से हमको AB वेक्टर फाइंड करना है, तो R2 माइनस R1 हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB वेक्टर। ऐसे कर लें, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब मान लीजिए कि इसका जो पोजीशन है वो x1 कॉमा y1 है और इसका है x2 कॉमा y2। कितना बेटा? x2 कॉमा y2, राइट। तो हम जो है इसके पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे R1 वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप। बहुत ही आसान है। R2 वेक्टर क्या लिखेंगे? x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ओके, तो यहाँ पे रखेंगे वैल्यूज बेटा। तो R2 है x2 i कैप प्लस y2 j कैप, माइनस है और माइनस का मल्टीप्लाई करके इसमें लिखते हैं, माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप। i को एक तरफ कर लीजिए, ठीक है ना, तो आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, j और j को एक तरफ कर लीजिए, तो y2 माइनस y1 इंटू j कैप आ जाएगा। ये बेटा आपका क्या आ गया? ए बी वेक्टर, जिसको कि आपने कहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या है बेटा? आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। ये आपका है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आपका है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, चलिए अब इसके बाद एक काम और करना है। यदि आपको इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड लिखना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, अंडर रूट में
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यदि आपको ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है तो आप बोलोगे सर पहले वो वेक्टर लिखिए फिर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। आपका क्या आ जाएगा बेटा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो वो वेक्टर लिखा और उसका मैग्नीट्यूड आपका ऊपर है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बेटा। ठीक है, तो आपका ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन 2D है। ओके, नोट कर लीजिए। यदि हम 3D की बात कर ले बेटा, तो 3D आ गया तो एक एक्सिस और आ जाएगा, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका पॉइंट जेड आ जाएगा और उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। ठीक है ना। तो सिमिलरली इन 3D हमें 3D में पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलोगे सर x2 माइनस x1 का आई कैप, ठीक है, इंटू आई कैप, y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, और एक और आ जाएगा z2 माइनस z1 इंटू के कैप। ठीक है ना, एक आपका एक्सिस और आ गया तो यहाँ पे के कैप आ जाएगा। राइट, अब इसका मॉड लिखना है तो आप लिख दीजिए अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर ये सब क्या लिख पा रहे हैं। ठीक है ना, चिंता मत कर बेटा, यहाँ पे जब पॉइंट दिए होंगे ना इसको माइनस कर लेगा तो आंसर बहुत ही छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, अब हमें लिखना है ए बी कैप, तो हम लिखेंगे ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर है आपका x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर बेटा। ठीक है, तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का थियरी वाले पार्ट, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं आगे। अब इस पे क्या करते हैं, एक दो एग्जांपल करते हैं बेटा, एक दो एग्जांपल करते हैं। चलिए, पहला एग्जांपल, ए पार्टिकल moves from -1, 2 to -1, 2 to 2, 3. Find the displacement vector बेटा, find the displacement vector। चलो बेटा सॉल्व करें। चलिए, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को देख के आपको पता लग गया होगा ये आपका जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो मैथमेटिक्स आता होगा आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है ना, तो आपका ये दोनों प्लस प्लस हैं, तो मान लीजिए कि ये यहाँ पे है 2, 3, और ये -1, 2 है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे है -1, 2। अब पार्टिकल मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे मिला दिया बेटा, ये आपका हो गया। तो अब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन लिखना आपको आता है और इस पॉइंट का भी पोजीशन लिखना आपको आता ही है, राइट ना। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये हो गया इसका ये, तो हमने मान लिया कि ये जो पोजीशन है वो है बेटा आपका r1 वेक्टर, ये आपका है r2 वेक्टर। क्या है, r2 वेक्टर। और इस पॉइंट को कोई नाम दे दीजिए, मान लीजिए ये a हो गया और ये b हो गया। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ आप क्या लिखेंगे, r2 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस ab वेक्टर। ओके, तो यहां से मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, तो ab वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर।
तो R1 पोजीशन लिखना है, पोजीशन वेक्टर, तो अब इसका हो जाएगा -1 इंटू आई कैप प्लस 2j कैप। ये तो आप ऑलरेडी जानते हो कि किसी पार्टिकल का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे R2 वेक्टर लिखना है, देखिए तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप। इन सभी की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। R2 क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस आई कैप प्लस 2j कैप। यहाँ पे 1 इंटू आई कैप है तो इसको आई कैप ही लिख सकते हैं, ठीक है, 1 हटा दीजिए चलेगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस आई कैप, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस 2j कैप। अब 2i कैप प्लस आई कैप कितना हो गया, 3i कैप, 3j कैप माइनस 2j कैप कितना हो गया बेटा, 3 में से 2 गया 1, तो j कैप आ गया। तो बेटा ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइनली आपका आंसर आ गया 3i कैप प्लस j कैप, 3i कैप प्लस j कैप। समझ आया? चल बेटा नोट कर ले। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल बेटा आपका जे एडवांस 2013 में पूछा गया न्यूमेरिकल है, जे एडवांस 2013, ठीक है, जे एडवांस 2013 में आपका पूछा गया न्यूमेरिकल है। तो लिखिए क्वेश्चन, 3 वेक्टर्स वेक्टर p कॉमा वेक्टर q, वेक्टर p कॉमा वेक्टर q एंड वेक्टर r are shown in figure, ठीक है, इसका फिगर गिवन है, shown in figure, let s be any point, s be any point on the vector r, on the vector r, the distance between, आगे क्वेश्चन लिखिए बेटा, the distance between p and s is b into mod of r vector, b into mod of r vector. The general relation among vector p comma vector q and vector r, ओके, वेक्टर r पी क्यू आ रही है ना, पी क्यू आर, पी क्यू, हाँ क्वेश्चन आर तो है बट क्वेश्चन में एस पूछा है, पी क्यू एंड एस इज, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन भी गिवन है, ए बी सी डी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है बेटा वेक्टर एस इज इक्वल टू 1 माइनस बी इंटू पी वेक्टर प्लस बी इंटू क्यू वेक्टर। नेक्स्ट है एस वेक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस बी माइनस 1 इंटू पी वेक्टर प्लस बी इंटू क्यू वेक्टर। थर्ड ऑप्शन है बेटा 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू पी वेक्टर प्लस बी इंटू क्यू वेक्टर, ओके। लास्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी 1 माइनस बी इंटू पी वेक्टर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्यू वेक्टर। ये बेटा आपको ऑप्शन गिवन है। चलिए इसका फिगर भी गिवन है, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। चलिए फिगर ड्रॉ कर लें। ठीक है, इस तरीके से आपको गिवन है।
ये आपका है P, ठीक है, और ये आपका है पॉइंट Q, ये आपका है बेटा O, और इस पे पॉइंट S है, ठीक है, ये आपका पॉइंट S है, ठीक है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है b इंटू मॉड ऑफ r वेक्टर, ये क्वेश्चन में गिवन है, राइट ना। चलिए नोट कर लिया, ये आपका है p वेक्टर, ये आपका है q वेक्टर, ये आपका हो जाएगा s वेक्टर, बेटा कितना हो जाएगा ये s वेक्टर। चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही यदि आप ट्रायंगल लॉ और वेक्टर एडिशन जानते हैं तो इस क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही आसानी से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करें। देखिए बेटा, इसका सलूशन देखते हैं। इसका सलूशन देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि मॉड ऑफ पी एस वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है b इंटू क्या गिवन है, आर वेक्टर है क्वेश्चन में, b इंटू मॉड ऑफ आर वेक्टर, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये p से s जो पी एस वेक्टर है ये क्या गिवन है, b इंटू मॉड ऑफ आर वेक्टर, बेटा b इंटू मॉड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि हम यदि पी एस वेक्टर लिखना है हमको तो सबसे पहले वो वेक्टर का क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और इनटू पी एस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, मतलब उस डायरेक्शन, उस तरफ उसकी डायरेक्शन क्या है, तो पी एस कैप लिख दिया हमने, ठीक है। जैसे हम लिखते थे वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप, तो वैसे पी एस वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ पी एस वेक्टर इंटू पी एस कैप, राइट। तो अब पी एस वेक्टर को हम क्या लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। देखिए पी एस वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि ये पी एस, जैसे ये पी एस वेक्टर है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ, मान लीजिए पी एस वेक्टर है, तो ये दोनों सेम ऑर्डर में है, तो आप बोलोगे सर पी वेक्टर प्लस पी एस वेक्टर सेम ऑर्डर में है इज इक्वल टू हो जाएगा एस वेक्टर। तो हमें लिखना क्या है, पी एस वेक्टर, तो पी एस वेक्टर इज इक्वल टू पी को उधर ले जाइए, तो एस वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, पी वेक्टर, एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर, ओके। तो यहां से बेटा हम इसको लिख सकते हैं एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ पी एस, इसका मॉड गिवन है बी इंटू मॉड ऑफ आर वेक्टर। क्या आप पी एस कैप लिखना जानते हो। अब देखो आपका ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर, ये आर वेक्टर है बेटा, ठीक है ना, ये आपका आर वेक्टर है पूरा टोटल, ये भी आर वेक्टर आपका गिवन है, ठीक है ना, ऐसे ये पूरा इस तरफ क्या है आर वेक्टर है, ठीक है ना, ये पूरा जो है ना ये पी क्यू है वो क्या है आपका आर वेक्टर है, ओके। तो पी एस कैप में देखिए पी एस जो वेक्टर है क्या वो आर वेक्टर की ही डायरेक्शन में है, पी एस वेक्टर है वो आर वेक्टर की ही डायरेक्शन में है, तो यदि हम आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो वो पी एस वेक्टर का भी क्या देगा, डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं पी एस कैप इज इक्वल टू आर कैप, पी एस कैप इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आर कैप, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, पी एस कैप इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आर कैप, क्योंकि ये वेक्टर तो आर वेक्टर के ही लॉन्ग है, तो जो आर कैप की डायरेक्शन जो मतलब आर कैप होगा वही पी एस वेक्टर का भी डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो पी एस वेक्टर को हम लिखेंगे आर कैप, आर कैप लिख लिया बेटा। चलिए इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, यहां से एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर, तो बी इंटू मॉड ऑफ आर वेक्टर प्लस आर कैप को क्या लिखते हैं, आर कैप को क्या लिखते हैं आर वेक्टर, सॉरी ये इनटू है ना, प्लस कहां से आ गया, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है ना। जैसे ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपन मॉड ऑफ आर वेक्टर, वैसे आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपन मॉड ऑफ आर वेक्टर, ये इससे कैंसिल हो गया, कुछ छूट रहा है क्या बेटा, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर इज इक्वल टू बी इंटू आपके पास आ गया आर वेक्टर, बी इंटू आर वेक्टर, ठीक है ना।
अब पूरे ट्रायंगल में देखिए, इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, ये पी वेक्टर ऐसे गया और ये आपका आर वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है। तो फिर से यदि हम ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, तो हम क्या लिख सकते हैं कि पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर, मैं यहाँ पे लिख दूं पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, क्यू वेक्टर बेटा। अब हमें चाहिए यहां से आर वेक्टर, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। ये कैसे आया बेटा, इस बड़े वाले ट्रायंगल में हमने देखिए पी वेक्टर, आर वेक्टर और ये क्यू वेक्टर, ट्रायंगल लॉ लगा दिया, तो वहां से आर वेक्टर आ गया क्यू माइनस पी वेक्टर। यहां से आर वेक्टर की वैल्यू यहां पे रखी है, तो एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर इज इक्वल टू बी इंटू क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, ठीक है। अब यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, इसमें बी से मल्टीप्लाई करते हैं, एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर इज इक्वल टू बी इंटू क्यू वेक्टर माइनस बी इंटू पी वेक्टर। हमें एस वेक्टर चाहिए, तो पी को उस तरफ ले जाइए बेटा, ठीक है ना। तो पी को उस तरफ ले गए तो हमारा हो जाएगा बी क्यू वेक्टर माइनस बी पी वेक्टर और प्लस पी वेक्टर। इसको एक तरफ लिखिए, तो पी वेक्टर माइनस बी पी वेक्टर प्लस बी क्यू वेक्टर। इसको बस अरेंज करके लिखा टर्म्स को, तो यहाँ से एस वेक्टर इज इक्वल टू, इसमें से देखिए पी वेक्टर कॉमन हो रहा है, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस बी एंड बी इंटू क्यू वेक्टर। ये है बेटा आपका रिलेशन बिटवीन पी एस एंड क्यू, मतलब पी क्यू एंड एस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका जे एडवांस 2013 में पूछा गया था। तो यहाँ से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, चलिए तो बेटा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। चलिए बाय बाय।